हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल इजी मैथ अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप जो भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी स्क्रीन पे लग रहा है कि स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स की दृष्टि से। ठीक है, तो हाउ टू टैकल रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो रीजनिंग क्वेश्चन को कई बार ना भाई टैकल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, या फिर उनको इतनी नंबर नॉलेज नहीं होती। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में स्टूडेंट फंस जाते हैं, सिलोगिज्म की पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में लोग बाग फंस जाते हैं। तो मैंने सिर्फ मेन मेन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करा है यहाँ पे कि आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को करते समय। आपको कौन से ऐसे हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने बेसिक्स इन पांचों टॉपिक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई देखो, ये पांचों मेन प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए तो पूरी रीजनिंग की प्रॉब्लम, पूरी रीजनिंग है उसके लिए तो प्रॉब्लम है। भाई आजकल एग्जामिनर का व्यू क्या है, जैसे मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में और नंबर सीरीज के अलावा एक यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, और वो जो आते हैं ना कि मेरे पास तीन नंबर्स ये दे दिए, तीन नंबर्स ये दे दिया, और हमसे ये फाइंड करवाता है कि कौन सा नंबर किससे रिलेटेड है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस में ना कुछ भी बना के दे सकता है वो आपको, कुछ भी, मतलब उसके मन में चाहे कुछ भी लॉजिक आया ना, उसने वो बना के दे दिया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके लिए आपको नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी यही है कि भाई आप इनको इस स्ट्रैटेजी वीडियो को देख के शायद थोड़ा सा आपका नजरिया चेंज हो रीजनिंग को देखने का। तो मैं अपने आप को बहुत ठीक मानूंगा यदि आपके नंबर में भी आपके नंबर्स में या फिर आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता है इस वीडियो से। तो हाँ, ठीक है भाई, वो मेरे लिए भी है ना। तो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन प्रॉब्लम से फोकस करा जा रहा है यहाँ पे। तो पहले मैं देखो मेन प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, मैं क्वेश्चंस लेके समझाऊंगा आपको। जैसे मैं पहले कोडिंग डिकोडिंग लिया हूँ, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस में अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जब मेरे पास ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने जस्ट क्वेश्चंस लिए हैं, तो वो मैं आपके सामने जब क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्या? भाई पांच नंबर दिख रहे हैं मेरे को, पांच वर्ड्स दिख रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क दिख रखा है, तो मतलब यही है ना कि कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय इस पर डायरेक्ट फोकस करो ना। और आपको इस चीज के लिए किसकी नॉलेज होनी चाहिए? आपको वर्ड सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे मेन प्रॉब्लम, वर्ड सीरीज को करने के लिए आपको अल्फाबेट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चाहे कैसा भी घुमा दे उनको, आड़ा टेढ़ा सीधा उल्टा कैसे भी घुमा दे। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई वर्ड लिख रखा है ऑपरेट, को लिखा जा रहा है NRDUZXD। तो आपने ये पढ़ा तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए। भाई किसी ने शीट और बना के दी, किसी और ने शीट बना के दी है, मैं भी आपके सामने पहले ही कर रहा हूँ कि जैसे ऑपरेट वर्ड है मेरे पास, कोई इसको ऐसे ऐसे लिख रहा है उसको, तो भाई कैसे डिकोड करा है इसने? भाई आपको यदि ओ का पता है ना, तो ओ को अब यहाँ पे डी पे तो ले जा ही नहीं सकता ये, क्योंकि भाई डी तो बहुत ज्यादा लंबा चला गया, फिर पी को एक्स से कैसे रिलेट कर देगा? जब ओ को पीछे लेके गए तो ऑब्वियसली पी को भी पीछे ही ले जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं सीधा देख पा रहा हूँ कि देखो ओ को एन से रिलेट करा होगा इसने, ओ को एन से कैसे रिलेट करा होगा? -1, क्योंकि ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। अब पी प्लस टू यानी कि 18 कर दिया। अब देख लो मेरे पास -1 + 1 की ही तो सीरीज चल रही है, -1 + 1 की ही तो सीरीज चल रही है। अब मैंने, भाई सॉरी, मैंने ऑप्शंस नहीं लिए यहाँ पे, लेकिन मैं ऑप्शंस लेता ना तो मैं आपको सिर्फ ये बता देता। जैसे रिजॉल्व है ना, अब रिजॉल्व को मैं सपोज करो कि फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास चाहे कुछ भी है, लेकिन सेकंड ऑप्शन मैंने आंसर लिया आपके सामने। जैसे इसको मैं कैसे डिकोड करूंगा? वैसे तो आर को मैं क्या लिखूंगा? आर को मैं लिखूंगा क्यू, ई को मैं क्या लिखूंगा? जी। ठीक है ना? और एस को मैं क्या लिखूंगा? फिर से आर लिखूंगा। ओ को मैं क्या लिखूंगा? फिर से क्यू। तो मेरे पास यही है ना। अब ओ जी आर क्यू, सपोज करो कि पहले ऑप्शन में आपके पास था क्यू जी क्यू आर, है ना? तो आपने सीधा सीधा क्यू आर देख के ही काट दिया। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है, आगे भी सही लिख रहा है। थर्ड ऑप्शन मेरे पास ये है कि क्यू जी आर क्यू दे रखा है, और फिर मेरे को दे रखा है यहाँ पे एफ दे रखा है। तो एफ, भाई लास्ट में एफ देख के आपको थोड़ी सी भी आंखें सचेत नहीं हुई क्या? ये देखते ऑप्शन कट हो जाना चाहिए। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करना है कि एक एक निगाह तो आपकी सिर्फ होनी चाहिए क्वेश्चंस की तरफ, और थोड़ी सी नजर आपकी ऑप्शंस की तरफ भी होनी चाहिए, तब ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। भाई मैं अपना एक्चुअल टाइम भी बता दूंगा इस क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन लिए हैं, तो भाई दूसरे में भी यही क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा मैं, सीधे सीधे से जब मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और खोल के देखिए ना, तो आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ फोकस जाएगा आपका। आपको ये क्वेश्चन क्यों पढ़ना है? भाई ये क्वेश्चन वो पढ़ेंगे जो कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये लिखने के लिए आते हैं कि भाई कि ये करा है, वो करा है, ये करा है, वो करा है। ठीक है,
तो मैं जैसे टी जी एफ डी है मेरे पास, अब टी जी एफ डी को कैसे रिलेट करा होगा भाई, आपको यदि पता हो टी जी एफ डी को बी आई एच एफ लिख रहा है ये, तो मेरे को यहाँ से देखते ही पता चल रहा है टी को बी से रिलेट करा है, क्योंकि 20 प्लस में 2 22, और जी का आई से हो गया, एफ का एच से हो गया, डी का एफ से हो गया। भाई मैंने सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिर्फ बताना है कि भाई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है, बस आपका देखने का तरीका होता है और आपकी नॉलेज होती है कि भाई आपके पास कितनी नॉलेज है किसी अल्फाबेट सीरीज की, वर्ड सीरीज की, और नंबर सीरीज की आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, बस वही चेक कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अब दोबारा चेक कर लो, यूज ए एच एन है, तो यूज ए एच एन को फिर दोबारा से ऐसे लिख रखा है प्लस टू करके, तो यहाँ पे प्लस टू करके तो आएगा मेरे पास। अब सपोज करो कि डी ऑप्शन में मेरे पास दे रखा है, डी ऑप्शन में मेरे को लास्ट में सी दे रखा है, और सी ऑप्शन में मेरे को लास्ट में दे रखा है ए, तो दोनों ऑप्शंस देखते ही कट हो जानी चाहिए ना आपकी आंखों में। हमको कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा सीरीज, पूरा कोड कैसे कर रहा है उस सीरीज को, हमें ये देखने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑप्शन एलिमिनेशन से हटा हटा के क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, और फिर भाई लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको खुद का अटेम्प्ट करना है, खुद से पेपर अटेम्प्ट करोगे भाई। जब मेरे पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीका, तो मेरे साथ यदि जुड़े हुए हो तो मैथ्स वाली प्रैक्टिस सीरीज मैंने चला रखी है, मैथ्स के जो है मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, तो स्ट्रैटेजी तो भाड़ में गई, आपने मेरे क्वेश्चन करने का तरीका देखा होगा तो वहीं पे पता चल गया होगा कि भाई हम में और भैया में क्या फर्क हो सकता है, क्या फर्क है, क्या फर्क हो सकता है, वो आप डिसाइड कर सकते हो ना। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे को ये क्वेश्चन सीधा सीधा दिख रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा क्या? अब न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर को मेरे को कैसे कोड करना है, जब इसने इमेजिन को कोड करा है जे पी बी और जे जे क्यू एफ, तो इसने कैसे कोड करा है ये बता सकते हो क्या मेरे को? देखो इसने अब यहाँ पे आई से जे लिखा है, लेकिन आई से एफ पे भी तो जा सकता है, लेकिन आई से जब एफ पे गया ना, तो मेरा ध्यान एम से क्यू पे भी जा रहा है, एक मेरा ध्यान ए से जे पे भी जा रहा है, तो भाई ये पीछे से कोड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आगे से कोड हो रहा है। तो आई को इसने जे लिखा, और एम को इसने क्या लिखा, पी लिखा, ए को इसने बी लिखा, जी को इसने जे लिखा, और ये आई को इसने फिर से जे लिखा, और एन को इसने फिर से क्यू लिखा, और ई को इसने एफ लिखा। अब एक ऑप्शन तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई इसने वॉवेल में +1 करा है और कॉन्सोनेंट में +3 करा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये होता ना तो मैं यहाँ पे कोड करके लिख देता, लेकिन मेरे को अब यहाँ से पता चलेगा एक्चुअलिटी में इसने करा क्या है। देखो एल को इसने ओ लिख दिया है, आई को इसने जे लिख दिया है, और बी को इसने ई लिख दिया है, और आर को इसने यू लिखा है। देख लो +3 मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि कॉन्सोनेंट को +3 करा है और वोवल को +1 करा है। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग में आपको ध्यान किसकी जरूरत है? आपको सिर्फ अब जैसे ये है मेरे पास, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 117, जिसको नंबर की नॉलेज है ना भाई, सीधा सीधा सा पता चल गया कि 3 × 39 है ये, 3 × 39। तो कहीं भाई मैं चेक करने बैठूंगा अब कि मेरे पास 3 ही नंबर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके प्लेस वैल्यू को जस्ट सम करके और उससे मल्टीप्लाई कर दिया इसने। जैसे कराई है मेरे पास तो 130 है, 138 भी क्या होता है मेरे पास, 3 × में कितना होता है ये 46 होता है ना, तो 3 × 46 अब करके तो देखो, पी का मतलब 16 है, 16 और 9 25, 25 और 14 39, 39 300 117 है, और मेरे पास यहाँ पे क्राई है, तो सी का मेरे पास कितना हो जाएगा, सी जो है मेरे पास देखो C3 और 18 21, 21 और 25 46 हो गया ना, 46 या 138। तो मेरे पास लियो का एक, तो आप ये चेक कर सकते हो कि 3 का मल्टीपल चेक कर लो सीधा सीधा साहब, क्योंकि 3 का ही मल्टीपल आएगा ना ऑप्शन, तो भाई इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई बटे में कुछ आ रहा है उससे कट गया उससे कट गया, तो भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, 3 का मल्टीपल देख लो आप सीधा सीधा, या फिर आपको प्लेस वैल्यू को ऐड करना है, एल की 12, ई की 5 और ओ की 15। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, आपको देखते ही पता चलना चाहिए, आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब आपकी प्रैक्टिस मानी जाएगी कि हाँ आपने रीजनिंग में कुछ हासिल करा है। ठीक है, मेरे पास है, अब देखो यहाँ पे डी एन टी है मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी एफ एल पी आर बी, और आई एम बी को मैं पीजी एक्स को देख रहा हूँ एन आर ई आई और बी जेड। आपको ये देख के भी आंखें नहीं खुली हो ना कि भाई जैसे डी है तो डी बी और एफ के जस्ट बीच में आता है, मतलब D-2 करा है यहाँ पे और D+2 करा है, तब तभी ये डी एफ बना होगा यहाँ पे। एन को इसने -2 करके एल लिखा और +2 करके पी लिखा, तो तभी तो एल पी बना होगा ना यहाँ पे। भाई ये कितने सेकंड का क्वेश्चन था, मात्र मात्र 10 से 11 सेकंड में मैं इसको, हालांकि 10 से 11 सेकंड से कम ही लेता है यदि मैं इसको एक्चुअल पेपर में अटेम्प्ट कर रहा होता, तो आपको बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास आईएमबी को कैसे करेगा, अब आईएमबी को भाई कई बार ना ऑप्शन ऐसे सेट करता है जब मेरे को पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैं ऑप्शन एलिमिनेशन लगाऊं कि यहाँ से ये ऑप्शन जा रहा है, यहाँ से ये ऑप्शन जा रहा है, बात खत्म। आपको ये सारी चीजें लेके चलनी पड़ती हैं, जब आपकी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हाँ भाई आपने कुछ प्रैक्टिस करी है, तब जाके एग्जाम में टाइम बचता है। ये स्ट्रेटेजी वगैरह तो किसी की देखते रहो भाई, किसी टीचर की स्ट्रेटेजी देखोगे तो वो क्या करेगा भाई, स्ट्रेटेजी के चक्कर में वो अपने एक आध कोर्स का प्रमोशन कर जाएगा, बाकी कुछ करेगा नहीं। तो स्ट्रेटेजी वगैरह पे इतना ध्यान मत दीजिए, अपने जो है
कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और मतलब अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए, जिससे कि आपका स्कोर भी इंप्रूव हो और आपका टाइम भी कम लगे आपको पेपर करने में। देखो ये मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन कट हो गया, क्योंकि डी ग्रेड को इसने लिखा है CF BB CF, तो इसने कैसे लिखा होगा -1 +1 -1 +1 -1 +1, ऐसे ही तो करके लिखा है इसने। यहाँ से भी आप चेक कर लो, -1 +1 -1 +1 -1 +1, सॉरी ये यहाँ से यहाँ पे भी -1 ही कर रखा है इसने। अच्छा सी का -1, मतलब इसने क्या करा है यहाँ पे कॉन्सोनेंट -1 करा है, कॉन्सोनेंट -1 और वोवेल +1। तो यहाँ से आपको ये चीज देख के समझ नहीं आ रही है तो आप कैसे करोगे बताओ इस क्वेश्चन को। ये यहाँ तक देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ई को इसने एफ लिख दिया, तो क्या पता भाई इसने वोवेल पे +1 करा हो, कॉन्सोनेंट में -1 करा हो, तो यहाँ पे जाके मेरे से चेक हो गया ना पूरा। कई बार फिर आप एडवाइस इसको देखने के बाद सीधा एडवाइस को देखोगे तो आपको ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, कई बार क्या मतलब होगा फिर उससे। अब जैसे मेरे पास है यहाँ पे हैंडल इज रिटन एज OBIFME, OBIFME, और जिंगल को लिख दिया इसने OJKFMN। भाई देखो पहली बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, पहली बार जब क्वेश्चन सामने आ रहा है तो मेरे को सिर्फ ना यहाँ से एक चीज दिखी, इसने 3-3 वर्ड को रिलेट कर रखा होगा, 3-3 वर्ड को, क्योंकि 3-3 वर्ड यहाँ पे एन के बाद एन को ओ से रिलेट कर रखा होगा इसने, तभी ओ आया होगा। बाकी आप किसी को करके देख लो, एल को यदि ओ से करता तो भाई ऐसे कैसे रिलेट करा होगा कि पहले इसने एल ले लिया फिर क्या ले लिया, ए को इसने बी से कर दिया और एच को इसने आई से कर दिया। अब देख लो यहाँ पे भी तो ऐसे आ रहा है, डी को ई से, ई को एफ से, और भाई क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही अंदाजा हो जाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, बाकी में आपने यदि क्वेश्चन देखे ही नहीं है कभी ऐसे, तो आप कैसे कर पाओगे इन क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं होती है, बस सिर्फ ये प्रैक्टिस का खेल है और आपकी नॉलेज का खेल है कि भाई आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी आपको अल्फाबेट की नॉलेज है, कितना आप देख के कर पा रहे हो कि एच को हम 8 लिखते हैं, बी को 2, एम को 13, एन को 14, ओ को 15 और समथिंग समथिंग। ठीक है। अब जैसे मेरे पास है यहाँ पे नंबर सीरीज और वर्ड सीरीज के क्वेश्चन है, तो नंबर सीरीज और वर्ड सीरीज में मेरे को फिर से ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, लेकिन क्योंकि मेरे को यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है ना कि ब्लैंक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी होगी, सिर्फ ब्लैंक ब्लैंक की, मतलब ये सीरीज पूरी करनी होगी मेरे को। अब इन सीरीज में आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है कि भाई कहीं ना कहीं ऐसी हिंट देता है क्वेश्चन, जैसे अब मेरे पास यहाँ पे, जैसे मेरे पास है यहाँ पे AJRWP, AJRWP मतलब आर के, और यहाँ पे भी आर के बाद WP लिख रहा है, मतलब मेरे पास शुरुआती के स्टेटमेंट्स मेरे को पता चल रहे हैं यहाँ से कि मेरे पास शुरू में क्या है, शुरू में क्या है मेरे पास, यहाँ पे W पे खत्म हो रहा है, तो मतलब मेरे पास शुरू में P से हो रहा होगा, यानी कि P। अब मेरे पास PAJ है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास PAL आ रहा है, और यहाँ पे यदि मैं ऑप्शंस पे भी ढंग से देखूंगा ना तो मेरे पास सारे में सारे 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 एम दिख रहे हैं। तो मैं जब भी कह रहा हूं कि आप जब सीरीज के क्वेश्चन भी करो तो अपनी एक निगाह हमेशा थोड़े से ऑप्शंस की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। तो यानी कि अब मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ से देखो PAJRW, तो मतलब इसने ऐसे तो रिलेट करके नहीं लिख दिया PA, अब यहाँ पे के आ रहा होगा, जब एल रिलेट करा है इसने यहाँ पे तो के आ रहा होगा, और यहाँ पे कितना आएगा PAJ, सॉरी PAMRW। तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट की तो बैठ गया। अब मैं आपसे कह रहा था ना कि कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन लगता है, नहीं नहीं लगता है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे P है और PAJRW, और यहाँ पे मेरे पास A आएगा, तो A आने के बाद सिर्फ मेरे को यहाँ पे देखो P से दो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे थे, मेरे पास ये ऑप्शन ही और ये ऑप्शन गया, और यहाँ पे देख लो मेरे पास P के बाद B आ रहा है, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी गया, बस मेरे पास यही ऑप्शन तो बच गया। आपको चेक करने की ही जरूरत क्या थी, आगे हम चेक ही क्यों करना है हमको, आगे चेक ही क्यों करना है मेरे को, कोई दो रीजन बता दो कि मेरे को आगे चेक इसलिए करना है भैया। ठीक है। अब मेरे पास फिर से एक क्वेश्चन कट गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ए एस है, अब ए एस के बाद मेरे पास ब्लैंक दे रखा है ना, और यहाँ पे भी मेरे पास एस के बाद ब्लैंक दे रखा है, और मेरे पास फिर यहाँ पे कोई हिंट नहीं दे रखी, लेकिन मेरे को एक हिंट यहाँ से पता चल रही है कि देखो जी के बाद बी है यहाँ पे, और यहाँ पे जी के बाद ब्लैंक है, और यहाँ पे जी के बाद क्या है, बी है। तो भाई अब मेरे पास यहाँ से स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो मेरे को पता चल गई कि यहाँ पे देखो ए को बी से रिलेट करा होगा इन्होंने, और बी को किससे रिलेट करेगा, बी को सी से रिलेट करेगा, यानी कि जी के बाद सी आएगा मेरे पास, जी के बाद सी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ नंबर पे सी बनेगा, फिफ्थ नंबर पे सी, फिफ्थ नंबर पे सी नहीं बन रहा है यहाँ पे, फिफ्थ नंबर पे सी यहाँ पे भी नहीं बन रहा। ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे सी के बाद डी आ गया है ना, डी। अब लेकिन मेरे पास एन के बाद तो जी ही आएगा ना, एन के बाद जी, लेकिन एन के बाद जी सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे काम करता है।
ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे काम करता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन हाईलाइट कर रखा है 23, 48, 625। भाई कैसे रिलेट करा होगा? जिसको 25 का स्क्वायर पता है सिर्फ उसको ही ये पता चल गया होगा 23 और 48 में 25 का गैप है, 25 का स्क्वायर 625। 62 और 15 में, 62 और 75 में 13 का गैप है, 13 का स्क्वायर 169। जिसको स्क्वायर याद नहीं है तो वो कैसे कर लेगा इस क्वेश्चन को? फिर कहते हैं भैया टाइम लगता है। टाइम तो इसलिए लगता है ना कि भाई नॉलेज तो है नहीं। जब नॉलेज ही नहीं होगी तो टाइम तो अपने आप ही लगेगा। भाई देख लो, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर पेयर्स आर। अब मैंने जैसे ही ये मेरे को दिया ना, ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने ये पढ़ा यहाँ पे कि आर अलाइक इन ए सर्टेन वे और वन इज और मतलब वन डिफरेंट है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसने 7 है, इसने 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अब देखो 7 के 7 है, यानी कि यहाँ पे 8 का क्यूब प्लस में 7 कर रखा है इसने, क्योंकि 8 का क्यूब 512 प्लस में 7। आप चेक भी कर सकते हो भाई। टॉपर ने 36 सेकंड लिए, मैंने 11 सेकंड में आंसर लगाया भाई। 11 सेकंड में आंसर लगाया। कैसे लगाया? क्योंकि नॉलेज है भाई इतना। तो चारों ऑप्शन मैंने चेक करे, तो चारों ऑप्शन चेक करने में इतना टाइम तो लग गया होगा ऑब्वियसली। कि सात सात जोड़ा है इसने 8 के क्यूब में, यहाँ पे 7 के क्यूब में इसने 6 जोड़ा है, यहाँ पे इसने 9 के क्यूब में 8 जोड़ा है, और तो यहाँ पे इसको 10 के क्यूब में 9 जोड़ना था, लेकिन 1009 आना था, जबकि इसने 999 कर रखा है। ऑप्शन गलत है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 16 को इसने 57 से रिलेट करा है, और 27 को इसने 101 से रिलेट करा है। 16 को 57 से रिलेट करा है। 16 को 57 से रिलेट करने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो 16 इंटू का 3 प्लस में 9 कर लिया, वो इसने 48 प्लस में 9, है ना? तो यहाँ पे ऐसे ही बैठ रहा है क्या? यहाँ पे देखो 27 थी, 81 प्लस में 9 90 आना चाहिए था, नहीं बैठ रहा। तो 16 चौक 64 करके देखो, 16 चौक 64 करा तो यानी कि 64 माइनस में 7 57 होता है, यानी कि 27 चौका 108, 108 माइनस में 7 करा तो मेरे पास 101 होता है। अब यहाँ पे 21 सत्ते सॉरी 21 दिया, सॉरी मेरे पास यहाँ पे कितना होगा, 21 चौका 84, और 84 माइनस में 7 77। देख लो टॉपर ने 40 सेकंड 10 सेकंड में आंसर लगाया, नहीं लगा। भाई नंबर की नॉलेज तो रखो आप, सीधा सीधा नंबर की नॉलेज रखोगे। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिया है, बाकी यहाँ पे तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है ये 16 57 है, और 27 को एक से रिलेट करा है, तो 100% इसने 4 गुना करा है इसका। क्योंकि भाई 27 को 3 गुना करूंगा, 27 से 81 होता है, 81 तो 101 के निकट पहुंच ही नहीं सकता। इस जो है, मैं इस तरीके से कभी 101 के निकट पहुंचा नहीं सकता उसको। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी कब ट्रू होती है? देखो, जैसे मेरे पास कोई स्टेटमेंट है, मेरे पास, मैं आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ कि सम पेन आर पेंसिल लिख रहा हूँ, ठीक है, सम पेन आर पेंसिल। ठीक है। तो मेरे पास कंक्लूजन में क्या क्या ट्रू हो सकता है? कंक्लूजन भाई ये तो पता होगा ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट कभी जैसे हमारे पास स्टेटमेंट सिर्फ पॉजिटिव है, तो हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा गलत होंगे, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो चाहे कैसे भी हो। ठीक है। पॉसिबिलिटी वाले ट्रू हो सकते हैं, लेकिन जो हमेशा जो 100% ट्रूथ वाले जो कंक्लूजन होते हैं वो गलत होते हैं। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन क्या क्या लिख सकता हूँ कि सम पेन आर पेंसिल ले रखा है, तो ऑल पेन कैन बी पेंसिल। कैन बी का मतलब ही पॉसिबिलिटी, यानी कि ऑल वाले स्टेटमेंट हम ट्रू करते जाएंगे वहां पे पॉसिबिलिटी के चक्कर में। सम पेन सम पेन कैन नॉट बी पेंसिल, ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है। अब मेरे पास एक स्टेटमेंट लिख रहा है कि यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट्स और लिख रहा हूँ आपके सामने कि नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल। ठीक है। और मेरे पास यहां से एक स्टेटमेंट है आपके सामने कि सम इरेजर आर पेंसिल, सम इरेजर आर पेंसिल। तो मेरे पास यहां से, अब बताओ यहां से, अब मैं आपके सामने कंक्लूजन्स लिख रहा हूँ, कंक्लूजन्स। ठीक है। तो कंक्लूजन्स मेरे पास यहां से क्या क्या बनेंगे? देखो, अब मैं यहां से 150 वाले स्टेटमेंट कैसे बताता हूँ वो भी समझ। जैसे मैं ऑल वाले स्टेटमेंट में क्या मानूंगा, ऑल वाले स्टेटमेंट में मैं सबको 150 मानूंगा, तो यहाँ पे सम, यहाँ से ऑल वाले स्टेटमेंट से मेरे पास क्या क्या कंक्लूजन बनते हैं? एक तो ऑल स्पेनिश इज आयरिश, यानी कि ऑल स्पेनिश इज आयरिश का वेन डायग्राम हम ऐसे ही तो बनाते हैं ना, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो यहाँ से मैं यदि उल्टा ट्रू मानूं कि मेरे पास सम आयरिश इज स्पेनिश, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सम आयरिश इज स्पेनिश, और यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सम स्पेनिश इज आयरिश। तो भाई मतलब मेरे पास चाहे ऑल है ये, पर इसमें तीनों स्टेटमेंट्स मेरे ट्रू बैठ रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट। लेकिन मेरे पास जो है एस कौन सी कंडीशन में है? एस मेरे पास उस कंडीशन में है कि यहाँ पे मेरे पास एस जो है दोनों कंक्लूजन ले सकता है, दोनों कंक्लूजन ले सकता है। मतलब इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिली है, मतलब इसको मैंने 100 मान लिया। ठीक है। आयरिश को मैंने 50 मान लिया फिर। ठीक है। अब यहाँ पे नो इंग्लिश इज फ्रेंच, नो इंग्लिश इज फ्रेंच का मतलब ये बनेगा ना कि भाई नो इंग्लिश इज फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच में कोई रिश्ता ही नहीं है, तो भाई इनको दोनों को बराबर प्रायोरिटी, यानी कि 100 100। ठीक है। और एक को फिर से यही वाली प्रायोरिटी, तो 150। अब मेरे को एक चीज बताइए, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है, थोड़ा सा सोचना, किसी दुकानदार के पास जाते हो, आपने 50 रुपए का सामान खरीदा, आपने 100 रुपए का नोट दे दिया उसको, तो भाई वो 50 का नोट वापस कर देगा?
50 का नोट वापस कर देगा। लेकिन आप कह रहे हो आपने 100 का सामान खरीदा, लेकिन आप दे 50 ही रहे हो, तो भाई आप में क्या करेगा वो, ऐसे थोड़ी कहोगे कि भाई 50 में ही दे दे ये सारी चीजें, तो 50 में थोड़ी देगा वो, आप में जूते और रख देगा बल्कि। ठीक है। तो मतलब अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम देखो, अब मेरे पास क्या आएगी ऐसी स्टेटमेंट में कि जैसे अब मेरे पास कंक्लूजन्स बनाने हैं, तो कंक्लूजन्स कैसे कैसे बनते हैं देखो, यहाँ मेरे पास 100 है, 50, 100, 100 और 100, 50, मतलब 100 की चीज को 100 काट सकता है और 50 की चीज को 50 काट सकता है, लेकिन 100 की, सॉरी 50 की चीज को 100, सॉरी मतलब जो है 50 100 की चीज को नहीं काट सकता ना। जैसे मेरे पास, मैं 50 रुपए लेके गया लेकिन मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, तो मेरे को 100 रुपए ही देने हैं ना उसको। तो 50 जो है 50 की चीज को 100 रुपए काट सकता है, मतलब यदि मैं 50 रुपए का सामान खरीदता और मैं उसको 100 रुपए देता तो मेरी वो न्यूट्रल हो जाती चीज। लेकिन मैंने क्या करा है कि मैंने 100 रुपए का सामान खरीद लिया लेकिन मैं 50 रुपए ही दे रहा हूँ, तो 100 रुपए की चीज को 50 रुपए न्यूट्रल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए देखो, अब मैं आपसे मेरे को दे रहा हुआ है सम इंग्लिश इज स्पेनिश इज ए पॉसिबिलिटी, सम इंग्लिश इज स्पेनिश। तो मेरे पास सम इंग्लिश इज स्पेनिश इज ए पॉसिबिलिटी को दे रखा है, मतलब देखो मेरे पास यहाँ से यदि मैं जाऊं तो मेरे पास इंग्लिश इज स्पेनिश के लिए क्या क्या रिलेशन फॉलो करने हैं। देखो पहले तो मेरे को यहाँ से आ जाना पड़ेगा, यहाँ से आ जाऊंगा तो मेरे पास फ्रेंच और आयरिश में स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि इंग्लिश से इंग्लिश तो कट जाएगा भाई, इंग्लिश और इंग्लिश तो न्यूट्रल हो जाएंगे ना। तो मेरे पास यहाँ से कम क्या बनेगा कि सम, सॉरी सम आयरिश इज नॉट फ्रेंच, बट यहाँ पे 50 से 100 वाला ही रिलेशन बनेगा, 100 से 50 वाला मत बना देना कि नो फ्रेंच इज आयरिश, नो फ्रेंच इज आयरिश बना दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत होगा? क्योंकि उनमें कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा भाई ऐसा। तो भाई मेरे पास यहाँ पे अब नो इंग्लिश और यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश कट गया, तो यहाँ पे फ्रेंच और आयरिश के बीच में रिलेशन आ रहा है, यानी कि मेरे पास वैसे यदि मैं देखूं तो मेरे पास ऑल इंग्लिश, और इसमें तो कोई स्टेटमेंट, सॉरी इसमें कोई रिलेशन है या नहीं है। तो मैं यदि थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट को जो कंबाइंड करूं तो मेरे पास क्या रिलेशन बनेगा देखो, मेरे पास यहाँ से आइरिस है, सम मतलब आइरिस का 50 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आइरिस का 50 है, तो मतलब मेरे पास यदि मैं टोटली देखूँ ना तो 50 से 50 नहीं कर सकता, क्योंकि इनको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए मेरे को एक कोई बड़ा इंसान होना चाहिए मेरे बीच में। मतलब यदि कोई दो छोटे व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो गई है तो कोई बड़ा व्यक्ति चाहिए ना उनके बीच में सुलह करवाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए कि स्पेनिश को इंग्लिश से काटने के लिए कुछ बीच में सुलह करवाने वाला चाहिए, तो सुलह करवाने वाला है नहीं, तो मेरे पास यहाँ से आयरिस और आयरिस नहीं कट सकता। ठीक है, आयरिस और आयरिस जब नहीं कर सकता तो मेरे पास जो है स्पेनिश और इंग्लिश के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है, जब रिलेशन नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू ही तो होगी, जब ये ट्रू ही तो होगी। सम आयरिस इज नॉट फ्रेंच, मैंने बताया था यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश कर जाएगा, तो सम आयरिस इज नॉट फ्रेंच, तो मेरे पास दोनों स्टेटमेंट्स क्या करने। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से ऑल पॉट्स आर बेस, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, 150 मान के देखो, 150 50 50 और यहाँ पे 50 50। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से देखो नो मग इज बेस इज ए पॉसिबिलिटी, नो मग, नो मग इज बेस इज ए पॉसिबिलिटी, नो मग इज बेस। तो मेरे पास यहाँ से क्या है, सम मग आर कैंस, सम मग आर कैंस। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे जब मेरे पास जो है सारे की सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो मेरे पास नेगेटिव स्टेटमेंट कभी ट्रू होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले ट्रू हो सकते हैं, तो मेरे पास ये ट्रू हो सकता है। ठीक है, सम वेन्स आर, सम कैन्स आर बेस, सम कैन्स आर बेस, तो मेरे पास सम कैन्स आर बेस हो सकता है क्या? देखो यहाँ से यदि ये 50 है तो सुलह करवाने वाला मिल गया, 50 से 50 कट गया, तो सम कैन्स आर बेस 50 को 50 से रिलेट करके ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। नो बेस स्कैन, नो बेस स्कैन देखते ही कर देना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला है नहीं, और हम जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव स्टेटमेंट की तरफ जा नहीं सकते, तो देखते ही कर जाना चाहिए क्वेश्चन। तो आप यदि ऐसे करोगे क्वेश्चन को तो कितने सेकंड लगेंगे? मात्र 10 से 15 सेकंड ही तो लगेंगे, लेकिन आप वेन डायग्राम बना के करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम चाहिए इस चीज। ठीक है, मैंने आपको कंक्लूजन्स वाले भी बता दिए और पॉसिबिलिटी वाला भी बता दिया कि पॉसिबिलिटी कब कब ट्रू होती है, कब कब ट्रू नहीं होती है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक एक लास्ट जो मैंने इसमें लिया था, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला लिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले में आपको थोड़ा सा विचार विमर्श करना है उस स्टेटमेंट पे। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट्स का क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन तो पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे पास यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज वीक और समथिंग समथिंग। ठीक है, तो देख, should all the beggars on the roads in the big cities in India be forcibly sent to places, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भिखारी घूमते रहते हैं ना सड़कों पे, जो बड़ी बड़ी सिटीज में, तो उनको क्या जबरदस्ती गांव की तरफ भेजा जाना चाहिए। तो इसके आर्गुमेंट्स पता है क्या क्या लिख रहा है?
नो दिस इज ग्रॉसली अनफेयर एंड दीज पीपल विल डाई ऑफ हंगर इफ दे आर सेंट टू प्लेसेस। भाई यदि ये स्टेटमेंट कोई गलत बता सकता है क्या? आप खुद सोचो कि भिखारी है, किसी शहर में घूम रहा है वो, तो किसी शहर में क्या कर रहा है वो, मतलब वो किसी से मांग ही रहा है बेचारा। जब ये किसी से मांग रहा है और उसको फोर्सिबली सेंड करेंगे हम विलेज की तरफ, तो विलेज में तो खुद के पास इतनी इनकम नहीं है लोगों के पास, तो भाई वो जो भिखारी लोग हैं वो मरेंगे ही ना वहां पे। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा ट्रू ही है ना, कि हमारे पास ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब भूख के मारे मरेंगे बेचारे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, यस दीज पीपल क्रिएट ए बैड इंप्रेशन ऑफ अवर कंट्री इन द आईज ऑफ द फॉरेनर्स हु विजिट आवर कंट्री एंड हेंस शुड बी रिमूव्ड। भाई ऐसा कोई स्टेटमेंट है क्या कि भाई कोई बेकारियों के लिए यदि कोई बाहर से आता है तो हम उसके बैन कर देंगे और उसको वहां भेज देंगे? ऐसा कोई स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है? खुद के ऊपर लेके देखिए तो स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। सॉरी, मेरे पास दूसरा है यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। ऑल्दो एवरी पैसेंजर बोर्डिंग अ प्लेन हैज टू गो थ्रू गवर्नमेंट स्क्रीनिंग, सम एयरपोर्ट्स हैव सेट अप स्पेशल स्क्रीनिंग लेन्स फॉर सेलिब्रिटीज टू गेट क्विकली थ्रू सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे क्या रखा है कि हमने क्या कर रखा है, मतलब पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पे जब वो उतरते हैं ना प्लेन से, तो उनकी स्क्रीनिंग के लिए सुविधा है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स ने क्या कर रखा है कि स्पेशल स्क्रीनिंग की सुविधा चला रखी है सेलिब्रिटीज के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द सिक्योरिटी से बाहर निकल सके। तो यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब मेरे पास सिक्योरिटी से जल्द बाहर निकल सके, इसका मतलब ये है ना कि भाई उनके कई सारे क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे उनके कई दुश्मन हो सकते हैं, या फिर जैसे कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के तौर पे मैं जैसे मान के चलता हूँ कि किसी नेता अभिनेता का नाम आ गया, तो नेता अभिनेता के पीछे, जैसे आपने इंदु मल्होत्रा और वो केस सुना था कि भाई एक बार ब्रिज पे रोक दी थी गाड़ी और फिर उनके कमेटी चलाई गई थी, कमेटी का केस क्या आया था, तो भाई वो क्या था, वो अनलॉफुल था ना। अनलॉफुल क्यों था? क्योंकि भाई मतलब वहां पे यदि पीएम मोदी के ऊपर कोई अटैक वटैक हो जाता तो क्या, सॉरी ऐसा कभी ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता तो क्या होता, क्या होता है सिचुएशन में, गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदार होती है अगर उसका सिस्टम जिम्मेदार होता। तो यानी कि यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि इस सिक्योरिटी से हमारे पास ये स्टेटमेंट होता कंक्लूजन में कि मतलब उनको सुरक्षा पूर्वक बाहर निकालने के लिए जल्दी से जल्दी, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है मेरे पास, सेलिब्रिटीज हेट बीइंग ट्रीटेड एज कॉमनर्स। भाई कॉमनर की तरह भी मतलब ट्रीट करने में उनको कोई नफरत है क्या? तो मेरे पास ये स्टेटमेंट गलत ही होगा ना, खुद के ऊपर लेके देख लो। सेलिब्रिटीज आर ऑलवेज इन मोर हरी देन अदर पीपल। कौन कह सकता है कि भाई सेलिब्रिटी जो बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं अदर पीपल की तुलना में? सेलिब्रिटीज डू नॉट वांट टू मीट देयर फ्रेंड्स एट द एयरपोर्ट। वाह, क्या गलत है? तो स्टेटमेंट्स तीनों की तीनों, मतलब यहाँ पे कौन सा लिखा होगा, नन फॉलोस। ऐसे क्वेश्चंस ना सिर्फ मेंस के पेपर में आते हैं, मेंस के पेपर में, तो भाई मेंस के पेपर में एक से दो क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि भाई आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए इन चीजों को सोचने के लिए। खुद पे इंप्लीमेंट करके देखो या फिर आसपास के माहौल को सोच के देखो कि हमारे पास ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये तो मैंने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी डाल दी है लोगों के कहने पे, लेकिन हमारा जो चैनल है वो मतलब पर्टिकुलरली तो मैथ्स के लिए है, जिसपे हमने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने एक मैथ्स के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने अच्छे से बनाई है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रैटेजी वीडियो कुछ नहीं होती है, बस अपनी जो है नॉलेज और रीजनिंग में तो बेसिकली पूरी नॉलेज चाहिए आपको। आपको नंबर नॉलेज होनी चाहिए, नंबर के क्यूब्स वगैरह, टेबल्स वगैरह। टेबल्स वगैरह तो मैं कहूंगा भाई कम से कम 50 तक याद रखो, 50 तक भी नहीं तो 40 तक तो याद ही रखो। ठीक है, बाकी चाहे कोई कुछ भी बोले, डजेंट मैटर दिस थिंग। ठीक है, तो भाई और एक बार ब्लड रिलेशन को और बता देता हूँ भाई, ब्लड रिलेशन और मेंशन करा है, तो ब्लड रिलेशन में भाई कोडिंग जो कोडेड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें तो भाई आपको सिर्फ, जैसे ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड में हर पेपर में करता हूँ, तो भाई आप उसको देख सकते हो कि भाई मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उसको। जैसे डेल्टा से मैं मेल को डिनोट करके और स्क्वायर से मैं फीमेल को डिनोट करके कैसे कैसे करता हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, दूसरा जैसे जो हमारे कोडेड रिलेशनशिप, और कई बार जो है मतलब जो इंट्रोड्यूसिंग सम अदर गाय, ही इज सेइंग कि ही इज समथिंग समथिंग, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को खुद पे लेके देखा करो कि वो इंसान तुम खुद हो और तुम खुद किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज जानने के लिए तो देखो आपको यार क्या करना है
कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, भाई मैं तो कैसे ही बता सकता हूँ ये चीज। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।